हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से शाम 9 बजे वाली क्लास में, और मैं हूं आपकी शगुन मैम। तो दोस्तों, कल आपके साथ मैंने जो चैप्टर खत्म किया था, आज मैं उसका मेगा मॉक सेशन लेके आई हूं। तो आशा करती हूँ आप सभी भी उतने ही उत्साहित और उतने ही तैयार हैं जितना कि मैं आज इस क्लास के लिए। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से कमेंट में करके बताइए, देख मैं जानना चाहूंगी कि मेगा मॉक के लिए कितने बच्चे लाइव मेरे को देख रहे हैं। बाद में देखेंगे वो तो देखेंगे, लेकिन जितने बच्चे, जितने एस्पायरेंट्स मेरे को लाइव सुन रहे हैं, एक बार फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। अंशिका जी आ चुकी हैं, गुनगुन ढिल्लो आ चुकी हैं, भारत भरत सिंह के नाम से आईडी है, राधे राधे जी, जय माता दी। लोकेंद्र जाट जी आ चुके हैं, अंजलि शर्मा, अजय प्रसाद एंड एवरीवन, सारे के सारे आशा करती हूँ बहुत अच्छे से तैयार हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी, आज हम उसके मॉक सेशंस के बेस पर, मतलब हम उसके PYQs के बेस पर डिस्कस करेंगे। वेरी गुड मुकुल शर्मा, रजनीश, अजय प्रसाद और राम निवास हरियाणा से। राम राम भाई, कैसे हो भाई? आशा करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे हो। हाँ जी दोस्तों, तो इंद्र प्रताप आ चुके हैं, अंजलि, सतीश, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राची सिंह, ज्योति, सिद्धांत, मुकेश, एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। शिवम कुमार चौबे जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए आज हम प्रश्नों के माध्यम से अब उन चैप्टर्स को समझ, उस पिछले 2 दिन से जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कैसे पूछा जाएगा। लास्ट मॉक की PDF असल, हाँ ठीक है, कौन किसने पूछा है? आदित्य के नाम से आईडी है। लास्ट मॉक की PDF में पता क्या है, आंसर टिक होने के लिए बस पेंडिंग थे। मैं डलवा दूंगी, डोंट वरी, वो PDF भी आपकी डलवा दूंगी और ये वाली PDF भी हम आपकी डलवा देंगे। तो दोस्तों, कल हम मॉक के लिए क्वेश्चन लाए थे लेकिन हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेनरी बैकरल सर और मिस्टर क्यूरी के हस्बैंड, मिसेस क्यूरी के हस्बैंड, मैडम क्यूरी के हस्बैंड मिस्टर पियरे क्यूरी, और आज बात करते हैं पहला क्वेश्चन कल क्या था। तो समय ना वेस्ट करते हुए, कल हम शायद ये प्रश्न आपसे डिस्कस कर चुके थे क्या, कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द रेडियो एक्टिविटी, इनमें से किस संयंत्र का प्रयोग किया जाता है रेडियो धर्मिता की माप में। तो ये कल पहला क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया था। इसका सही आंसर होगा दोस्त, जिसको हम गीगर मूलर काउंटर के नाम से जानते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, हर PDF पे जो कॉर्नर में ये मैं सिंबल आपको दिखा रही हूं पंखे जैसा, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए। एमिटेड एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ, नाभिकीय विखंडन के दौरान जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है वो किसका प्रतिफल होती है, वो कैसे प्राप्त होती है, जल्दी से बता दो। हाँ शाबाश, विशाल प्रताप, कपिल गौतम, जल्दी से, पीके, संतोष, सिद्धांत, एवरीवन, वेरी गुड। हाँ, तो विखंडन ऊर्जा के दौरान जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो द्रव्यमान क्षति का प्रतिफल होती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए थोड़ा सा घुमा के कि विखंडन अभिक्रिया के दौरान या फिशन रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी लूज होती है उसको हम निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा ज्ञात करते हैं, या किस गिवन इक्वेशन से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखेंगे इसको समीकरण E इज इक्वल्स टू mc², जो कि आइंस्टीन की इक्वेशन है, इसके द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति का प्रतिफल होती है, विच इज कॉल्ड द एनरिच्ड फ्यूल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। इनमें से कौन नाभिकीय रिएक्टर के लिए एक सशक्त ईंधन और सबसे ज्यादा समृद्ध ईंधन कहलाता है? ऑप्शंस हैं थोरियम, रेडियम, यूरेनियम और रेडॉन। हाँ ठीक है रितेश, उस पर भी बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। केमिस्ट्री के टिप्स की आप बात कर रहे हो? हाँ हाँ ठीक है। तो टिप्स यही है कि इसके पहले बेसिक चैप्टर्स, जो बेसिक नॉलेज वाले चैप्टर हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल्स, मेटल नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, ये जो चैप्टर्स हैं इनको आप पहले बेसिक क्लियर हो कि कोई भी एलिमेंट अगर मेटल है तो क्यों है, नॉन मेटल है तो क्यों है, और नेचर क्या होता है। तो इस बेस पर ये चीजें हमें थ्योरी से तैयार करके अच्छे से और बढ़िया से हम PYQs पे प्रैक्टिस करेंगे, यही एक तरीका है। इसमें से नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त समृद्ध ईंधन कौन सा है, तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम का भी एक समस्थानिक जिसे यूरेनियम 235 कहते हैं, ये सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है नाभिकीय विखंडन के दौरान
ऊर्जा मुक्त करने के लिए। तो याद रखेंगे कि यूरेनियम से रिलेटेड हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा होता है, जिसे हम पिचब्लेंडी के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है U3O8। तो यूरेनियम के ऑक्साइड, जिसको पिचब्लेंडी कहते हैं, यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। वो बात अलग है कि भारत के पास यूरेनियम नहीं है। भारत के पास कौन सा नाभिकीय ईंधन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो याद रखेंगे भारत में थोरियम के अपार भंडार हैं। भारत में थोरियम के अपार भंडार हैं। कैसे, कहां है हमारे यहां थोरियम? तो याद रखो, एक प्रश्न आपसे अलग से बनता है। क्या, जब हम प्रदूषण वाले चैप्टर से हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो एक प्रश्न बनता है कि भारत में उड़ीसा तथा केरला के तटों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण पाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर फिलहाल यूरेनियम है, और हमने बताया भारत के पास थोरियम के अपार भंडार है। भारत के पास थोरियम बहुत ज्यादा है। तो यहां पर जरा एक बात हम नोट करके आपको लिखवाना चाहेंगे कि भारत में उड़ीसा तथा केरल के तटों पर जो थोरियम है, थोरियम का अयस्क, थोरियम का जो मुख्य अयस्क है, जिसे हम मोनाजाइट रेत कहते हैं, मोनाजाइट रेत या मोनाजाइट सैंड, वो बहुत मात्रा में पाया जाता है। मोनाजाइट रेत पाया जाता है जो कि वहां पर कौन सा प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है? जो कि इन तटों पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य कारण है, जो कि इन तटों पर रेडियोधर्मिता उत्पन्न करता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य कारण है। यहां पर मैं आपको एक चीज से दो बातें समझाने का प्रयास कर रही हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स पॉल्यूशन वाला, जब ये क्वेश्चन आपसे पॉल्यूशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रदूषण मिलता है भारत में उड़ीसा तथा केरला के तटों पर, तो ज्यादातर बच्चे जहां सुनते हैं तट, तो वो तट से तुरंत जल प्रदूषण टिक कर देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन तटों पर जो रेत पाई जाती है वो कोई साधारण रेत नहीं है, वो मोनाजाइट रेत होती है, और यही तट हमारे थोरियम के अपार भंडार हैं। तो भारत में जी हां, मोनाजाइट रेत जो कि थोरियम का मुख्य अयस्क है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? थोरियम पाया जाता है। थोरियम का मुख्य अयस्क मोनाजाइट रेत, इसको अच्छे से याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन पेस मेकर डिवाइस। कल आप में से कोई एक स्टूडेंट था जो कि लास्ट में कमेंट करके गया जब हम ऑफ कर गए थे उसके बाद, कि मैम हाफ लाइफ, आज हम हाफ लाइफ पे भी बात करेंगे। तो बहुत अच्छे से कान खोल के आज के सेशन में जुड़िएगा। क्या है क्वेश्चन? रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड टू पेस मेकर डिवाइस। इनमें से किस रेडियोधर्मी संयंत्र का प्रयोग पेस मेकर डिवाइस में करते हैं? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पेस मेकर डिवाइस क्या होती है। पेस मेकर क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी इंसान की हार्ट बीट कभी कभी बहुत धीमी हो जाती है, कभी कभी बहुत तेज धड़कने लग जाता है दिल। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी डिवाइस जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया जाता है, जिसे हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग, पेस मेकर एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस जिसका प्रयोग हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, किसको? हृदय गति को, हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, नियंत्रित करने हेतु किया जाता है, करने के लिए करते हैं। तो इसमें किसका यूज करते हैं? हमने आपको शायद बताया था क्लास में चर्चा के दौरान कि पेस मेकर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें प्लूटोनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। ये देखने में मैम कैसी दिखती है डिवाइस? तो ये ज्यादा नहीं, इतनी बड़ी बल्कि साइज में छोटी डिवाइस होती है जो कि ताले जैसी आकृति की होती है। तो याद रखेंगे, अजय प्रसाद पिछले वाले मॉक का पीडीएफ डलवा दूंगी, उसमें आंसर टिक होने थे, बट आज हम दोनों का डलवा देंगे, ठीक है? चलो, तो याद रखेंगे पेस मेकर डिवाइस में प्लूटोनियम 238 का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्लूटोनियम 239 का यूज हमने कहां पर बताया है? मुझे कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? हाँ, ठीक है, देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं मैम एक बार इंग्लिश में बता दीजिए। तो पेस मेकर इट इज अ डिवाइस, नो प्रॉब्लम,
डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल हार्ट बीट, ऑलराइट। इसे हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। प्लूटोनियम के 238 का इसमें यूज किया जाता है, जबकि प्लूटोनियम 239 का मैंने यूज बताया था कि नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो परमाणु बम प्रयोग किया गया था 9 अगस्त सन 1945, तो हमें पता होना चाहिए इसमें प्लूटोनियम 239 का यूज किया था फैटमैन परमाणु बम में। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, टोटल मास लॉस बाय द एमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल इज। ये हमने आपको रेडियो एक्टिविटी की डे 1 वाली क्लास में बताया है, सोडी फेजान का समूह विस्थापन का नियम याद करो और आराम से आंसर दो। कि क्या पूछा है कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन पर द्रव्यमान में कितनी क्षति होती है। यदि कोई तत्व एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, हाँ, तो उसकी, कपिल गौतम जी हाँ ठीक है, उसके द्रव्यमान में कितनी क्षति आती है। थैंक यू सो मच। तो हमने आपको बताया था सोडी फेजान का समूह विस्थापन का नियम, सोडी फेजान का ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ या समूह विस्थापन का नियम, और उसमें सिर्फ एक ही बात आपको बताई गई थी बहुत अच्छे से कि कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ जब अल्फा बीटा या गामा किरणें उत्सर्जित करता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो कोई पदार्थ, कोई किसी तत्व के जब परमाणु में से मान लेते हैं जिसकी परमाणु क्रमांक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है, अगर ये अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो जो बनने वाला नया तत्व है, मान लो Y है, इसकी हमें याद रखना चाहिए इसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी आएगी, जबकि मास नंबर में 4 यूनिट की कमी आएगी। और ये यही पूछ रहा है, द टोटल मास लॉस बाय द एमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल इज कितना, 4 यूनिट। और यही अगर तुमसे पूछ लेता टोटल चार्ज लॉस, कि अगर एक अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ उसके आवेश पर कितना प्रभाव, 2 यूनिट का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आराम से कर ले जाओगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो 4 यूनिट की कमी आती है। अगला क्वेश्चन देखो, हु डिफाइंड द फर्स्ट टाइम फिशन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई। यहां पर हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि पहला परमाणु बम किसने बनाया था। मैं प्रश्न आपको पहले ही क्लियर कर दूं क्योंकि मुझे पता है क्या आंसर आने वाला है उधर से। यहां पर आज हम एक और चीज याद रखेंगे, क्या, पहले तो इस प्रश्न का आंसर आप दीजिए कि निम्न में से किसमें सर्वप्रथम यूरेनियम नाभिक के विखंडन की व्याख्या की। किसने बताया कि यूरेनियम के न्यूक्लियस का जब फिशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है मास लॉस के कन्वर्जन पर। तो ये बात हमको किसने बताई थी, वेरी गुड, ऋषि के नाम से आईडी है और बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। यस, ऑट्टो हॉर्न इज द राइट आंसर। दोस्त मेरी बात सुनो, एक होता है कि हमने तुम्हें बताया कि बारूद के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और एक होता है कि मैम बारूद का प्रयोग करके पहला पटाखा बनाना। तो पहला पटाखा तो रॉबर्ट ओपेनहीमर ने बनाया था, परमाणु बम नाम लिटिल बॉय, पहला प्रयोग किया मैनहट्टन में। लेकिन याद रखिएगा कि यूरेनियम न्यूक्लियाई के फिशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है जो कि मास लॉस का कन्वर्जन है। ये बात ऑट्टो हान के द्वारा डिक्लेयर की गई थी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहां पर आपसे कहीं नहीं पूछा गया परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखेंगे ऑट्टो हॉर्न इज द राइट आंसर। जबकि फादर ऑफ एटम बॉम्ब के नाम से किसे जाना जाता है, तो फादर ऑफ एटम बॉम्ब हम किसे कहते हैं, रॉबर्ट ओपेनहीमर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, चेरनोबिल ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेरनोबिल दुर्घटना से प्रभावित, चेरनोबिल दुर्घटना कहां से संबंधित है, कहने का मतलब ये, विच सिटी इज एक्चुअली रिलेटेड टू द चेरनोबिल ट्रेजेडी। यूएसए मतलब अमेरिका, जापान, वेरी गुड, शानदार, वेरी गुड, सुपर, पंकज वेरी गुड, अशोक कुमार जल्दी से आंसर दीजिए। और मैंने आपको बताया भी था कि इससे रिलेटेड एक मूवी आपकी बनी हुई है ना। आवाज आ रही है मेरी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। हाँ जी,
वेरी गुड। यहां जापान कहां से आया? तो याद रखेंगे ये यूक्रेन की त्रासदी थी और रिलेटेड है रशिया से। तो रशिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कंट्री वेयर यूरेनियम फाउंड इन अबेंडेंट क्वांटिटी। भारत जहां यूरेनियम नहीं, कंट्री वेयर यूरेनियम फाउंड इन अबेंडेंट क्वांटिटी, वह देश जहां यूरेनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस देश में यूरेनियम के अपार भंडार हैं? अमेरिका, जापान, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। चेरनोबिल ट्रेजेडी रशिया से रिलेटेड है, याद रखेंगे हम। और चेरनोबिल में क्या हुआ था मैम? तो चेरनोबिल एक जैसे हमारे यहाँ पोखरन, ऐसे ही वहां चेरनोबिल। तो वहां पे क्या हुआ था कि रिएक्टर फटा था। तो रिएक्टर की दीवार फटने की वजह से जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं वो शहर में प्रसारित हो गई थी। फिलहाल याद रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम, सॉरी, देश जहां सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पाया जाता है? अमेरिका नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहां पे सही आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम एक पदार्थ है, एक ऐसा एलिमेंट है जिस कंट्री के पास ये है वो बेचने का काम करती है अन्य देशों को। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। इंडियाज मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर पावर सेंटर, भारत का सबसे सशक्त परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? तो यहां पर हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पोखरन। हालांकि जो 4 नाम दे रखे हैं, कल्पक्कम, श्रीहरिकोटा, नरौरा, कुदानुकुलम, काकरपारा, ये सारे हमको पढ़ाया जाता है ये खनिज संपदा में जब हम बात करते हैं। तो फिलहाल याद रखेंगे ये सारे के सारे हमारे न्यूक्लियर पावर सेंटर्स हैं, जिनमें सबसे एक्टिव है पोखरन। पोखरन के दोनों ऑपरेशंस हमको याद रखने हैं। पहला स्माइलिंग बुद्धा, ये इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, 1978। और दूसरा हुआ था ऑपरेशन शक्ति 1995। कब? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे। तो ऑपरेशन शक्ति, ये दोनों ऑपरेशन हमारे पोखरण से संबंधित हैं, आराम से याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, क्वेश्चन आया है भाई, हाफ लाइफ का क्वेश्चन है। पहले हाफ लाइफ का नहीं, मतलब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। चलो भाई आ जाओ, ध्यान से देखो क्वेश्चन, आराम से। क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा नीड टू एमिट टू गेट द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 235। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो कि मैम अगर हमें यूरेनियम 235, इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे 92 लिखेंगे, ऊपर 235 लिखेंगे। लिखने का तरीका ऐसे होगा कि अगर हमें इसका समस्थानिक प्राप्त करना है, भाई समस्थानिक मैम जो भी होगा, एक बात तो तय है मैम, उसका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो आपसे पूछा है, हाँ ध्यान से सुनो, हाँ, तो याद रखेंगे कि अब पूछ रहा है कि क्या करना है कि अगर हमें इसका समस्थानिक प्राप्त करना है तो कितने अल्फा या बीटा कण का उत्सर्जन करना होगा। तो 1 बाय 1 हमें ये ट्राई करके देखना होगा। करके देखें, एक बार करके देखें, आओ करके देखें। इसमें से नंबर 1 ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं, यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। इसमें से जब 2 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, इकट्ठे 2 निकाल दें या एक एक करके? चलो एक एक करके निकाल दो। पहला एलिमेंट बना जिसका नाम है X, नीचे एटॉमिक नंबर हो जाएगा 90, 2 यूनिट की कमी आएगी, और ऊपर 4 यूनिट की कमी आएगी, 231, 235 से 231। एक और अल्फा पार्टिकल आप एमिट करोगे, नया एलिमेंट बन गया Y, नीचे 2 यूनिट की कमी आएगी, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 88, और ऊपर फिर 4 यूनिट की कमी आ जाएगी, मतलब 227। अब इन्होंने कहा है 1 बीटा पार्टिकल, तो एक बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करके देखते हैं। हमने आपको बताया था कि जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है। तो मान लेते हैं एक्स वाइज अब बन गया Z, और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 89, जबकि द्रव्यमान संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पहला ऑप्शन ट्राई करके देखा है हमने। अब आप हमें बताओ, क्या ये एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक नंबर सेम है? मैम ऐसा तो नहीं है, वहां 89 है, यहां 92 है, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे ही आप दूसरा ट्राई करके देख लेना, या चलो हम ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे। यूरेनियम 235 है, नीचे 92 है, ठीक है मैम? हाँ ठीक है। अभी तो देखो, 2 बीटा 1 अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करना है, आओ करें।
तो एक बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे, पहला एलिमेंट बना X, नीचे एटॉमिक नंबर हो गया 93, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा नीचे, जबकि द्रव्यमान संख्या अप्रभावित रहेगी। अब एक और बीटा पार्टिकल आप एमिट करिए, नया एलिमेंट बना Y, नीचे कितना हो गया 94, एक बढ़ गया फिर, जबकि ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर इन्होंने क्या कहा, एक अल्फा पार्टिकल एमिट करना है हमें, ठीक है भैया, एक अल्फा एमिट करो, आओ करें। माना अल्फा एमिट करने पर बन गया Z। अब 94 में से इकट्ठा कितना कम होगा, 2, कितना आया 92, और ऊपर कितना आ गया 231। तो अब तुम हमें बताओ क्या, अच्छा दूसरा होगा मैम अशोक कुमार कह रहे मैम सेकंड वाला ऑप्शन होगा। मैम दिस एंड दिस इज सेम, ये दोनों आपस में कौन होंगे, ये समस्थानिक होंगे, आइसोटोप्स होंगे, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमारे किस नियम से संबंधित आ सकते हैं, ये सोडी फिजान का समूह विस्थापन का नियम, उसी से रिलेटेड छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हमको दे सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, an element have atomic number 84, what will be atomic number of new element if 2 alpha and 1 beta particle emitted। क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी तत्व की परमाणु क्रमांक संख्या 84 है, ठीक है, यदि यह 2 अल्फा और 1 बीटा कण का उत्सर्जन करे तो नए तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए। भाई बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, रफ कॉपी लिए बैठे हैं या नहीं, हाँ ठीक है प्रीति, तो बताओ जल्दी से, किसी तत्व की परमाणु क्रमांक संख्या यदि 84 है और ये 2 अल्फा तथा 1 बीटा कण का उत्सर्जन करता है, ठीक है करता है, तो नए तत्व का परमाणु क्रमांक आपको बताना है। देखो भाई, 1 अल्फा कण रिलीज करा, नया बना Y, नीचे हो गया 82, फिर एक और अल्फा कण रिलीज करा, नीचे आगे बन गया Z और ये बन गया 80। अब इन्होंने क्या कहा, एक बीटा भी एमिट करना है, एक बीटा और एमिट करवाओ, तो जो नया एलिमेंट X Y Z सपोज हम मान लेते हैं बन गया Q, तो ये हो गया 81। व्हाट विल बी द राइट आंसर, एग्जैक्टली 81 इज द राइट आंसर, 81 यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं, कॉज ऑफ एनर्जी इन बिग स्टार्स लाइक सन, सूर्य या उसके समान बड़े तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य तथा, बहुत बढ़िया, शुभम वर्मा शानदार, भरत, इंद्र प्रताप, शिवांश, निकिता बहुत बढ़िया शानदार। क्या कॉज ऑफ एनर्जी, सूर्य तथा या उसके समान ऐसे बड़े बड़े तारे जो कि पृथ्वी के समीप नहीं हैं इसलिए हमें छोटे दिखते हैं, लेकिन हैं ऐसे भी तारे जो कि सूर्य से भी बड़े हैं, तो याद रखेंगे, जी हां बहुत बढ़िया, ठीक है आरती, आनंद कुशवाहा, तो याद रखेंगे, हमने आपको बताया था कि संलयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन के अस्थायी हल्के नाभिक परस्पर संलयित होकर, क्या हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक, जैसे कि ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, संलयित होकर हीलियम के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है और अपार मात्रा में enormous quantity of energy रिलीज होती है। तो याद रखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉम्ब एनर्जी, ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलर एनर्जी। क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिलेटेड टू ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट, रेडियोधर्मी समस्थानिक जिसका प्रयोग कैंसर रोग के इलाज से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तुषार आंसर दो, हरिराम गुर्जर जी आंसर दीजिए फटाफट, और हरियाणा भाव जो ऑनलाइन थे जल्दी से तुम भी, हाँ नाभिकीय संलयन, आनंद कुशवाहा, अशोक, हाँ तो कौन सा समस्थानिक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजें समझाई हैं और बताया है कि रेडियो जो कैंसर का इलाज है वो अगर तुमसे समस्थानिक पूछें जब भी, तो याद रखना कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। यदि हमसे यही पूछ लेता कि कौन सी अक्रिय गैस का यूज करते हैं, कौन सी इनर्ट गैस का यूज करते हैं, तो हम आंसर यहां पर देते रेडॉन। यही अगर हमसे पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणों का प्रयोग करते हैं, विच आर द रेडिएशंस यूज्ड टू ट्रीट द कैंसर,
तो आंसर विल बी गामा रेज। गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है कैंसर रोग के इलाज में। कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आइसोटोप यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड रॉक्स। पुरानी चट्टानों की उम्र पता करने के लिए। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को तो हम समझेंगे, यहां से हम थोड़ा सा आपको यूरेनियम डेटिंग समझाने का प्रयास करेंगे। क्या होता है यूरेनियम डेटिंग? तो दोस्त मेरी बात समझो, जैसे कार्बन डेटिंग में कार्बन होता है वैसे यूरेनियम डेटिंग। देखो, जैसे कार्बन डेटिंग चलो समझ लेते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर कितना होता है? 12। अब ऐसे ही कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसकी मास नंबर हो जाता है 14। तो अब मेरी बात समझो, सपोज कोई बॉडी, कोई जीव है जो मरा। अब उसकी बॉडी में जिस दिन उसकी डेथ हुई, जब वो शरीर था समाप्त हुआ, उस टाइम उसमें कार्बन के इस 12 की और कार्बन के 14 समस्थानिक की मात्रा बराबर बराबर थी। जैसे कि मान लेते हैं 10 किलोग्राम, एक एग्जाम्पल से समझा रही हूं। अब जिस दिन वो खत्म हुआ उस दिन उसकी बॉडी में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा दोनों बराबर बराबर थी, 10-10 किलो। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कार्बन या कोई भी ऐसा तत्व जिसका रेडियोधर्मी समस्थानिक होगा, वो समय के संग अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित करेगा और धीरे धीरे उसकी द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक संख्या भी परिवर्तित होगी और उसकी मात्रा घटेगी, क्वांटिटी घटनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर मेरी बात समझिएगा। माना कि ये जो जीव मरा था, कोई जानवर मरा था, उसकी बॉडी वहीं पड़े 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 उसके ऊपर वो कंकाल तंत्र नीचे दब गया। वर्षों के बाद जब वो निकला तो पता चला कि इसकी मात्रा उतनी ही है, क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव था नहीं, ये तो आज भी 10 किलो मिलेगा हमें, चाहे 10 साल बाद खोद लो जमीन से तो भी उतना ही मिलेगा बॉडी में। लेकिन कार्बन 14 की मात्रा घट जाएगी, तो सपोज ये रह जाता है 5 किलोग्राम। अब हमें क्योंकि बुक्स में पढ़ाया गया है कि कार्बन 14 की अर्ध आयु कितने करोड़ साल होती है, याद रखेंगे 8। तो याद रखेंगे तो फिर हम यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग विद द एग्जाम्पल कि कार्बन 14 सपोज इतने सालों में अपनी मात्रा का आधा रह जाता है। तो ये अपनी मात्रा का आधा रह गया है और इस बॉडी में कार्बन की कितनी मात्रा पाई गई है? आधी। तो इसका मतलब ये बॉडी इतने साल पुरानी है, ये इतने पुराने अवशेष हैं। इसी प्रकार से चट्टाने, ऐसे पत्थर, ऐसे शिलालेख जिनमें यूरेनियम का समस्थानिक यूरेनियम 230, इसकी समय के संग मात्रा घटने लग जाती है। तो यूरेनियम की हाफ लाइफ के बेस पर यही अगर मान लो क्वांटिटी कितनी रह जाती कार्बन की, इधर देखो, यही क्वांटिटी अगर 5 की हमारी 3 ही किलो रह जाती, तो हम ऐसे निकाल लेते कि अगर इतने साल में, सपोज अगर हम बात कर लेते हैं कि 50 साल में कार्बन 14 अपनी मात्रा का आधा रह जाता है, सपोज हाफ रह जाता है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पर हम आराम से निकाल लेते कि भाई चलो 1 साल में कितना रह जाएगा और फिर बताओ कि इतने साल बाद कितना घटित हो गया, ऐसे निकाल लेते। आई बात समझ में? तो व्हाट इज दिस? यहां पे फिलहाल सही आंसर, क्योंकि चट्टानों की बात की जा रही है तो यहां पर सही आंसर होगा 230। कार्बन डेटिंग नहीं, यहां पर यूरेनियम डेटिंग अप्लाई होगी। क्वेश्चन देखिए, मैडम क्यूरी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ। मैडम क्यूरी को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मान प्राप्त हुआ? ठीक है, तो मैडम क्यूरी, चिंता मत करो, हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल इसी में आगे हैं, अभी दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आएंगे, चिंता मत करो, जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें अभी समझने का मौका मिलेगा। हाँ ठीक है, मेजर के नाम से जो आईडी है। मैडम क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम। मैडम को रेडियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या लिखा है? सॉरी, भारत में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में क्या पानी से आज भी हम टरबाइन बांधों से बिजली सबसे ज्यादा प्राप्त करते हैं, या फिर वैद्युत शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज्यादा बिजली प्राप्त करते हैं,
या फिर नाभिकीय रिएक्टर से आज हम सबसे ज्यादा, भाई न्यूक्लियर वेपन हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूल बहुत है, हम थोरियम से धकाधक बिजली बना रहे हैं, ऐसा है कि इतनी बड़ी आबादी की आज हम बिजली की आपूर्ति कैसे कर रहे हैं, या विंड मिल, पवन चक्की। तो याद रखेंगे थर्मल पावर प्लांट इज द राइट आंसर, और यहीं से हमको याद रखना है क्योंकि भारत में आज भी बिजली की एक बड़ी लेवल पे आपूर्ति की जा रही है, किससे? कोयले के द्वारा, थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाकर। तो हमारे भारत में ब्लैक गोल्ड किसे कहा गया है? ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? तो याद रखते हैं कि कोयले को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और कोयले का सबसे अच्छा रूप कौन सा होता है? 4 प्रकार का कोयला होता है जिनमें सबसे अच्छा माना जाता है किसे? एंथ्रासाइट को। और सबसे ज्यादा रद्दी कोयला कौन सा होता है? पीट। तो याद रखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव, इनमें से कौन रेडियोधर्मी है? तो कार्बन का समस्थानिक, भाई देखो यहां पर 4 दे रखे, चारों को लिख लो। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, कार्बन 14 या फिर ऑक्सीजन 16। तो हम सभी को यदि इनकी परमाणु क्रमांक संख्या याद है तो हम वहां से तुरंत कैलकुलेट करके देख लेंगे। 6 दूनी 12 डबल है, 7 दूनी 14 डबल है, 8 दूनी 16 डबल है, लेकिन 6 दूनी ये तो 12 से भी ज्यादा है। तो याद रखेंगे कार्बन 14 यहां पर रेडियोधर्मी समस्थानिक होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यूज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे, इनमें से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में किया जाएगा नाभिकीय रिएक्टर? ये कल हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है? ओके, शोएब के नाम से जो आईडी है वो कह रहे हैं हर चैप्टर के एमसीक्यू करा देंगे, कोई बात नहीं। तुम लोगों को मेरी आवाज क्या बाद में पहुंचती, मतलब हम जब कह देते हैं और बात खत्म भी कर देते हैं तब तुम आंसर देते हो साइड। हाँ बताओ भाई, शाबाश। पंकज डुल देव के नाम से जो आईडी है बताओ। तो नाभिकीय रिएक्टर जिसकी खोज 1942 में वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एनरिको फर्मी, इनके द्वारा की गई। और हमको पता होना चाहिए नाभिकीय रिएक्टर में 3 फैक्टर हमने कहा था, याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन अवशोषक या न्यूट्रॉन एब्जॉर्बेंट के रूप, अवशोषक क्षणों के रूप में किसका यूज करते हैं? तो अवशोषक क्षणें होती हैं किसकी? कैडमियम तथा बोरॉन की क्षणों का यूज करते हैं। जबकि हर स्टेप पर न्यूट्रॉन गति मंदक के रूप में किसका यूज करते हैं? तो न्यूट्रॉन की गति मतलब उसकी स्पीड को मॉडरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? मैंने आपको बताया था क्या? ड्यूटीरियम का ऑक्साइड जिसे भारी जल कहते हैं, या फिर ग्रेफाइट का यूज किया जा सकता है। जबकि इस पूरी एनर्जी से जब रिएक्टर काफी गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए तीसरा फैक्टर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि शीतलक के रूप में। तो याद रखेंगे साधारण जल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में ना हो तो हम CO2 भी टिक कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर कैडमियम सही आंसर होगा। कैडमियम से एक क्वेश्चन हम आपको बता दें, हालांकि हम पॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। पीने वाले पानी में यदि कैडमियम की अशुद्धि आ जाए तो कौन सा रोग होता है और कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोई बताएगा? मुझे मजा आ जाएगा, मुझे भी लगेगा कि कुछ प्रैक्टिस चल रही है। बताओ बताओ। नरेश कुमार, विपिन कुमार, आदेश, कपिल, देव, एवरीवन हैं? अच्छा, इंद्र प्रताप, हाँ बताओ बताओ। तो मैंने क्या पूछा आपसे कि पीने वाले पानी में अगर कैडमियम की अशुद्धि हो जाए तो कौन सा रोग होता है? इटाई रोग हो जाता है। यहां याद आया तो मैंने बता दिया आपको। और इसमें हमारी कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी प्रभावित होती। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई, हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल ध्यान से देखो। इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 200 ईयर। कमेंट अब आप नहीं करेंगे, आप लिखेंगे भी नहीं, आप बोर्ड की ओर देखेंगे। इधर आओ। यदि कोई तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, इसकी हाफ लाइफ मतलब 200 सालों में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी मात्रा का आधा रह जाता है। 10 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम रह जाता, कहने का मतलब ये। Then in how many years its 2 kilogram quantity will left to this? तो कितने सालों में इसकी 2 किलोग्राम मात्रा आधा किलो रह जाएगी? एक पहला इजी सा न्यूमेरिकल है, देखते हैं
क्या कहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, HL 200 ईयर। अब कहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, इसके मतलब कितने सालों में इसकी 2 किलोग्राम मात्रा, तो 2 किलोग्राम क्वांटिटी है आज हमारे हाथ में, कितनी, 2 किलोग्राम। और इन्होंने कहा है कि आधा किलो रह जाए, तो देखो यहां पर एक हाफ लाइफ के बाद ये कितना रह जाएगा, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम रह जाएगा, कितने साल बाद रह जाएगा, 200 साल बाद, एक हाफ लाइफ के बाद। 1 हाफ लाइफ मतलब 200 साल। और फिर ये 1 किलो भी आधा किलो रह जाएगा, कितने समय के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद, एक और हाफ मतलब एक और 200 साल के बाद। तो तुम यहां पर बताओ, फिर इन्होंने कहा कि देन इन हाउ मेनी इयर्स, तो बताओ कितने सालों में, तो कितनी हाफ लाइफ के बाद, 2 हाफ लाइफ के बाद, और 400 सालों में हो। आई बात समझ में? तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 400 इयर्स। समझ में आई मेरी बात? ये 3 कौन बोला? शिवांश, तुमने 3 का आंकड़ा कहां से ला? शिवांश इधर देखो, तुमने 2 और 1 3 जोड़ा क्या? इधर आओ ध्यान से। 2 का 1 किलो रह गया, मतलब हाफ करो क्वांटिटी। कितनी हाफ लाइफ के बाद, 1 हाफ लाइफ के बाद, एक अर्ध आयु के बाद। एक अर्धायु कितने की है, 200 साल की। और फिर जो हमारा 1 किलोग्राम था वो भी, हाँ, तो याद रखेंगे यहां पर 3 हाफ लाइफ क्यों आएगा, बताओ भाई। विवेक कह रहे हैं मैम 3 हाफ लाइफ आएगा, क्यों 3 हाफ लाइफ आएगा? एक हाफ लाइफ के बाद 200 ईयर में क्वांटिटी कम हो रही है ना, तुम क्वांटिटी जंपिंग क्यों देख रहे हो? ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा आपका 400 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 6 मंथ, कोई रेडियो धर्मी पदार्थ है, उसकी अर्ध आयु है 6 महीना, 6 माह। और क्या कहा है, देन व्हाट क्वांटिटी विल बी लेफ्ट ऑफ इट्स 12 किलोग्राम आफ्टर 3 हाफ लाइफ। तो बताओ कि कितनी मात्रा बचेगी इसके 12 की, मतलब अभी प्रेजेंट क्वांटिटी कितनी है, अभी हमारे हाथ में कितनी क्वांटिटी कितनी है, मात्रा 12 किलो। तो बताओ 3 अर्ध आयु के बाद टाइम पीरियड कितना दे दिया है हमें, 3 हाफ लाइफ। तो लेफ्ट क्वांटिटी HLQ हमें बतानी है। तो देखो यहां पर ध्यान से, क्या अभी कितनी है, 12 किलोग्राम। लेफ्ट क्वांटिटी बतानी है 3 हाफ लाइफ के बाद, तो 1 हाफ लाइफ के बाद ये कितनी रह जाएगी, 6 किलो। और दूसरी हाफ लाइफ के बाद ये कितनी रह जाएगी, 3 किलो। और तीसरी हाफ लाइफ के बाद ये कितनी रह जाएगी, 1.5 किलोग्राम। एक हाफ लाइफ कितने की है, 6 महीने की है। दूसरी हाफ लाइफ और कितने की हो जाएगी, वो भी 6 महीने की हो जाएगी, और तीसरी हाफ लाइफ भी 6 महीने की। तो टोटल कितनी अर्ध आयु, 3 हाफ लाइफ के बाद, मतलब टोटल 6 18 महीने के बाद ये अपनी क्वांटिटी का 1.5 किलोग्राम रह जाएगा। आई बात समझ में? 3 हाफ लाइफ कितने महीने के बराबर हो जाएंगी, तो 3 हाफ लाइफ आपकी हो जाएंगी 18 महीने के बराबर। इतनी सी बात समझ में आई, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट क्वांटिटी सही आंसर होगा 1.5 किलो। क्वेश्चन देखो, देयर इज 200 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन लैब। प्रयोगशाला में 200 ग्राम रेडियो धर्मी पदार्थ रखा है। इफ द हाफ लाइफ ऑफ इट इज 10 ईयर्स, अगर इसकी अर्धायु 10 साल है, 10 सालों में ये अपनी मात्रा का आधा रह जाता है जो भी पदार्थ है, तो क्या कहा है, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट्स क्वांटिटी विल बी लेफ्ट 25 ग्राम। अभी हमारे हाथ में कितना है, 200 ग्राम, और बचेगी कितनी, 25 ग्राम। ठीक है, बनाओ 25, 200 का आधा 100, ठीक है, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25। एक हाफ लाइफ कितने की है, क्या बोला है, इफ द हाफ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, तो 10 साल में ये रह गया 100 ग्राम, 100 का 50 ग्राम और 10 साल रख लो, और 50 का 25 ग्राम और 10 साल रख लो।
तो क्या पूछा था, देन इन हाउ मेनी इयर्स, तो 10 + 10 + 10 30 इयर्स। सही आंसर यहां पे क्या होगा, सही आंसर यहां पर होना चाहिए हाँ 30। देखो समझ में आया, देन इन हाउ मेनी इयर्स इट्स क्वांटिटी विल बी लेफ्ट 25 ग्राम। तो याद रखेंगे 25 ग्राम क्वांटिटी रह जाएगी कितनी अर्धायु के बाद, 1 2 3, 3 अर्धायु। और 3 अर्धायु कितने साल की हो गई, शाबाश, कपिल गौतम ने पूरा न्यूमेरिकल शॉर्ट में लिख के भेज दिया, शाबाश, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 88 and its mass number is 222, what will be the atomic number and mass number of new element after the emission of 2 alpha and 1 beta particle? तो नए तत्व की परमाणु क्रमांक संख्या तथा द्रव्यमान संख्या बताइए। यदि क्या ये करता है एलिमेंट 2 अल्फा एंड बीटा पार्टिकल का, फटाफट बताओ, ये हम नहीं बताएंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से न्यूमेरिकल लगा दो, छोटा सा लगाओ लगाओ, कि यदि 2 अल्फा और 1 बीटा कण का उत्सर्जन करे, कराओ जल्दी से कराओ। हाँ इधर देखो, नीचे 88, ऊपर 222, 2 अल्फा, नीचे से 86 रह जाएगा, -2 करोगे ना, ऊपर -4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 218। और आ जाओ, एक और अल्फा पार्टिकल, नीचे कितना रह जाएगा, 88 का 86, 86 का 84, और ऊपर कितना रह जाएगा, 214। अब क्या बोला है कि 1 बीटा पार्टिकल, तो 1 बीटा पार्टिकल एमिट कराओ, एक्स वाई जेड, मान लेते हैं क्यू बन गया, नीचे +1 करोगे, यहां -2 यहां -2, जबकि यहां +1 तो 85, जबकि मास नंबर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, 214 का 214। तो एटॉमिक नंबर, लो भाई आंसर आ गया, संतोष कुमार ने बहुत बढ़िया से जल्दी से आंसर दिया है, लगभग सभी ने सही आंसर, क्या बात है शाबाश, निकिता, अंशिका, पंकज, हसन, राजपाल प्रजापति जी, शुभम, आई बात समझ में। तो कौन सी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं जिनके एमिशन पर कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनेगा, बताओ, अब ये भी तो बताओ, इनमें से कौन सी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं जिनके एमिशन पर कोई भी नया एलिमेंट नहीं बनेगा। तो याद रखेंगे सही आंसर होगा गामा। फिर से हम तुम्हें बता दें कि अल्फा में नीचे -2 हो जाता है, ऊपर -4, बीटा में नीचे +1 हो जाता है, ऊपर भले ही कुछ ना हो, लेकिन गामा में ना नीचे कुछ होता है ना ऊपर। कहने का मतलब गामा किरणों के उत्सर्जन पर कोई भी नया तत्व प्राप्त नहीं होता। इफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट शोज 3 months हाफ लाइफ, कि कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है जो कि 3 माह की अर्धायु प्रदर्शित करता है, मतलब उसकी जो हाफ लाइफ है वो 3 माह है, 3 months, ठीक है भाई 3 months है। Then what quantity will be left of its 5 किलोग्राम after its 2 half? हाँ, तो बताओ कितनी मात्रा बचेगी इसके 5 किलोग्राम की, कितनी हाफ लाइफ के बाद, 2 हाफ लाइफ। आप करोगे, मैं नहीं करूंगी, जल्दी से बताओ। प्राची सिंह, हमने चेक कर लिया, आप चेक करो। हमने चेक कर लिया, बताओ कहना क्या चाह रही हो, अपनी बात कहो, ठीक है प्राची? हाँ ठीक है, चलो एक बार देखें करके, एक बार करके देखें। 5 बोला है, कितनी मात्रा है अभी हमारी, 5 किलोग्राम, और कितना बोला है कि 3 months इसकी एक हाफ लाइफ है, तो 2 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ 3 महीने की है, तो 3 महीने के बाद ये रह जाएगी 2.5, और 2.5 का आधा आप रख लो 1.25। आई बात समझ में, 1.25 समझ में आ गई। तो 2 हाफ लाइफ कितने की हो गई हमारी, 6 month की, सॉरी 3 महीने की एक है ना, तो टोटल ये कितने की हो गई, 6 month। कर ले जाओगे, आराम से कर ले जाओगे, तो दिस इज द राइट आंसर। और देखते हैं 1 बीटा पार्टिकल कैन बी कंपेयर्ड विद, बताओ
एक बीटा कण का कंपैरिजन किससे किया जाता है? तो मेरी बात सुनो यहां पर, अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, कोई एलिमेंट है, नीचे 92 ऊपर 235, ये रेडियोधर्मी पदार्थ है X। इसमें से जब हम एक अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं तो हम तुरंत बता देते हैं मैम नीचे -2 कर दीजिए और ऊपर क्या कर दीजिए -4। अगर इसी को हम इस तरीके से कहें कि लगभग मान लो कि एक हीलियम न्यूक्लियाई निकल गया, इधर सुनो ध्यान से, आंसर देने में लगे पड़े हो, हम कुछ बता रहे हैं वो सुन लो। हम तो खुद कह रहे हैं इसे अभी रोको, पहले इधर बात करो क्योंकि इधर भी पूछेगा तुमसे। तो याद रखेंगे एक अल्फा कण की तुलना एक हीलियम न्यूक्लियाई से की जाती है। कैसे? क्योंकि हीलियम का भी परमाणु क्रमांक नीचे होता है 2 और ऊपर 4। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप में से एक अल्फा निकला, तो ऐसा मान लो एक हीलियम निकल गया, -2 -4 हो जाता है। इसी प्रकार से जब एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है, इसी में से चलो अगर हम एक बीटा एमिट करवाते, इसी में से अब अगर हम एक बीटा पार्टिकल एमिट करवाते तो नया एलिमेंट हम नीचे क्या कर देते ऐड, बताओ 93, और ऊपर क्या रहता, ऊपर हमारा कोई भी चेंजेस नहीं आते। एक बात हमको बहुत अच्छे से पता चल चुकी होगी कि मैम ऊपर जो एडिशन होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन होता है। अगर यहां पर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता तो मास नंबर भी तो चेंज होता, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आंसर नहीं है। तो इसकी तुलना किससे की जाती है? एक इलेक्ट्रॉन से की जाती है। याद रखोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद मैग्नीशियम? मैग्नीशियम के सम इलेक्ट्रॉनिक निम्नलिखित में से कौन होगा? मैग्नीशियम नॉर्मल मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन दे रखा है, बताओ भाई इनमें से कौन मैग्नीशियम के डबल पॉजिटिव आयन के बराबर होगा? पंकज, हमने सुन लिया, पहली क्लास वाली जो मॉक सेशन था उसकी पीडीएफ दे दो। दे देंगे पंकज दे देंगे, उसमें तो तब भी थोड़े क्वेश्चन थे, करीबन 450 क्वेश्चंस की पीडीएफ टाइप करवा के आपकी डलवा दूंगी प्रैक्टिस के लिए। खुश, वो ऑलरेडी प्रोसेस में। हाँ हाँ, प्रोटॉन बढ़ जाता नहीं, प्रोटॉन तो बढ़ता है, ठीक है। नियॉन, हाँ इधर देखो इसका, तो मैग्नीशियम वैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, 2 8 2, लेकिन अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो अब ये कितना बचा? 2 8, और एटॉमिक नंबर फिर ये लगभग ऐसे मान लो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन इनमें से किस में होते हैं? तो हीलियम के नीचे जो नियॉन होता है इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। ध्यान से सुनो, एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके बराबर होगा। तो कौन इसके सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा? तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स, तो याद रखेंगे सही आंसर होगा आपका नियॉन। क्षारीय धातु जो कि रेडियोधर्मी है, सिंगल एल्कली मेटल विच इज रेडियो एक्टिव, क्षारीय धातु जो कि रेडियोधर्मी है। हाँ ठीक है, ओके। अरे मैम ये वाला कंसेप्ट फर्स्ट क्लास में थे, ये बोल रहा हूं, तो उसकी पीडीएफ नहीं मिली है तुम्हें? रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ तो हमने डलवाई है ना, मैं चेक कर लूंगी, अगर नहीं पड़ी है तो डलवा देंगे। हाँ, क्षारीय धातु जो कि रेडियोधर्मी है, तो याद रखेंगे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट विच इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, कर ले जाओगे, आराम से हो जाएगा। हाँ ठीक है। विपिन प्रजापति कह रहे हैं मैम कल वाली क्लास की हैंड रिटन पीडीएफ नहीं डलवाई, तो मैं अभी एक बात बताएं क्यों नहीं डलवाई। कल की क्लास में जब हम आपको वो चेन रिएक्शन के का जो सेकंड पार्ट है, कंट्रोल चेन रिएक्शन समझा रहे थे, तो उसे हमने 2-3 स्लाइड में समझाया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वो अगर हैंड रिटन हम डलवाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई, अगर आप उठा के तो देखो वो पीडीएफ जो हमने बोर्ड वाली एज इट इज डलवाई है।
तो उसमें 2-3 स्लाइड पे हमने सेम चीज बताई है, कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो मुझे लगा कि ये हैंड रिटन वाले कंफ्यूज ना हो जाएं। फिलहाल आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और आपकी पीडीएफ की चिंता आपसे ज्यादा मुझे होती है। पढ़ाने वाले को ये सबसे ज्यादा लगता है कि हमने जो अपने एफर्ट्स दे दिए वो सारे आप तक पहुंच जरूर जाए, चाहे वो किसी रूप में। अच्छा, शुभम वर्मा कह रहे हैं कि मैम पॉजिट्रॉन आंसर होगा। एक बार मैं क्रॉस चेक करती हूँ आपके पीवाई क्यूज में, आपको यदि एक बार, तो फिर हम इसको, अगर आपको लगता है ऐसा, एक बार हम आपके इस विषय पे जरा विमर्श कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसा सही होगा तो जरूर हम आपको अगली क्लास में सही करवा देंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।